1942 तक युद्ध अब सिर्फ एक यूरोपीय संघर्ष नहीं रह गया था। यह एक वैश्विक मुद्दा बन गया था जिसमें दुनिया की महाशक्तियां शामिल थीं, जबकि सहयोगी देश अक्षय राष्ट्रों के अत्याचार के खिलाफ तैयार हो रहे थे। इतनी विशाल शक्तियों के खिलाफ कोई एक देश अकेला खड़ा नहीं हो सकता था और एक योद्धा को प्रभावित करने वाली घटनाएं अंततः दूसरों को भी प्रभावित करती थी। इस उद्देश्य के लिए जबकि पश्चिमी सहयोगी और सोवियत संघ एक ही दुश्मन के खिलाफ अलग अलग युद्ध लड़ रहे थे, नात्सी जर्मनी को हराने और फाशीवाद पर विजय के लिए दोनों मोर्चों के बीच सहयोग जरूरी था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच का संबंध अक्सर तनावपूर्ण था, क्योंकि शीत युद्ध के बाद वे एक दूसरे के इरादों पर शक करते थे। इस प्रकार हम आज के एपिसोड के विषय और एक विवादित युद्ध की कहानी पर आते हैं। यह एक ऑपरेशन था जिसका कोई विशेष सैन्य उद्देश्य नहीं था, सिवाय इसके कि एक डिवीजन साइज्ड एम्फीबियस लैंडिंग का प्रयोग करने का एक प्रयोग और एक इशारा देने का कि सोवियत संघ जो अपने सहयोगियों द्वारा त्यागे जा रहे थे। यह एक ऑपरेशन है जो कनाडियन लोगों के हृदय और मन में सच्चाई बन गया है, क्योंकि उन्हें इसके लिए सभी बलिदान देने पड़े। यह ऑपरेशन जुबली द डे परेड की कहानी है। 1942 का आगमन फाशीवाद के खिलाफ लड़ रहे सहयोगियों के लिए सबसे अंधकारमय समय की शुरुआत करता है, जिसमें अब अमेरिका और सोवियत संघ शामिल थे, जब दोनों को जापान और जर्मनी के आकस्मिक हमलों में फंसा दिया गया था। पूर्वी मोर्चे पर जर्मन और उनके एंटी सोवियत सहयोगियों ने अपनी पहली कठोर सर्दी सहन की और पूर्व की ओर हमला जारी रखा, लाल सेना को पीछे धकेलते हुए कॉकेसस के तेल समृद्ध क्षेत्र में चार्ज किया। उत्तरी अफ्रीका में रोमेल अब भी ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ बलों के माध्यम से मिस्र की ओर अपने रास्ते को पीस रहे थे, जबकि ब्रिटेन खुद, हालांकि ब्रिटेन की लड़ाई जीतकर आक्रमण से बच गया था, लेकिन एक बढ़ते हुए प्रभावशाली यू बोट नाकाबंदी के तहत यातना भोग रहा था। नए अखाड़ों में जापान की सेनाएं उतनी ही उरुडे कोम्मीबब उतनी ही अवरोधनीय थी जितनी कि वे अपनी ब्लिट्ज़क्रिग का आयोजन कर रही थी। प्रतिदिन और भूमि पर कब्जा करती, समुद्र में अमेरिका के करीब पहुंचती। पश्चिमी तट। इस आपत्तियों के पृष्ठभूमि के खिलाफ ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के फ्रैंकलिन डी के बीच बड़े तीन सहयोगी नेताओं के संबंध, रूजवेल्ट और सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन के बीच भी तनाव बढ़ता गया। अमेरिका अब अपनी औद्योगिक शक्ति और विशाल मानव बल के साथ युद्ध में प्रवेश कर रहा था, और स्टालिन ने अपने सहयोगियों से मांग की कि वे तत्काल पश्चिमी यूरोप पर हमला करें और महाद्वीप पर दूसरा मोर्चा खोलें, ताकि उनकी अपनी सेनाओं पर पूर्व में दबाव कम हो सके। बहुत सारे अमेरिकी कमांडर भी इसी तरह सोचते थे कि फ्रांस पर तत्काल हमला करने के बाद जर्मनी में नाजी नेतृत्व को समाप्त करने के लिए चार्ज करना युद्ध को हर जगह समाप्त कर देगा, जैसे नाजी जर्मनी ध्वस्त हो गई। जैसी पुरानी कहावत है, सांप का सिर कटने से शरीर मर जाता है। हालांकि स्टालिन ने पहले वादा किया था, लेकिन चर्चिल सहमत नहीं थे, जैसा उनके अमेरिकी समकक्ष ने किया। उन्होंने माना कि उस समय जर्मनी की ताकत देखते हुए ऐसा हमला विफल हो जाएगा, सोवियत संघ में भी लाखों सैनिकों के बावजूद। इसके अलावा जर्मनी के अटलांटिक युद्ध पर ऐसे विशाल जलीय हमले की तकनीक और प्रौद्योगिकी जो स्कैंडिनेविया से स्पेन तक फैली हुई तटीय रक्षा की श्रृंखला थी, तब निर्माणाधीन थी। यह सब अपरीक्षित था। यह सब बिना जापान के खिलाफ युद्ध के लिए आवश्यक संसाधनों को ध्यान में लिए बिना था। स्टालिन को शांत करने की कोशिश में उन्होंने सुझाव दिया कि सहयोगी देशों को 1942 में रोमेल को हराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि उसी समय जर्मन उद्योग और आधारिक संरचना की गहन बमबारी करनी चाहिए, ताकि नाजी जर्मनी की युद्ध सामग्री निर्माण करने की क्षमता को कम किया जा सके। 1943 में हमला शुरू किया जा सकता है, जब तक जापान के साथ दूर पूर्व में स्थिति स्थिर न हो जाए। परंतु चर्चिल की सलाह ने स्टालिन को आश्वस्त करने के बजाय उसकी कुख्यात सनक को और बढ़ा दिया। स्टालिन जानते थे कि नात्सी खतरों से निपटने के लिए एक सुविधाजनक शादी में मजबूर होने से पहले चर्चिल कट्टर एंटी कम्युनिस्ट थे। वे रूसी गृह युद्ध के दौरान सफेद रूसी कारण की मदद के लिए ब्रिटेन और अमेरिका से सेना और हथियार भेजने के प्रमुख बल थे। इस ज्ञान और अनुमान के साथ
कि चर्चिल के दूसरे मोर्चे के पहले कितने सोवियत नागरिक मारे जाएंगे। स्टालिन को शक हुआ कि देरी जानबूझकर की गई ताकि सोवियत संघ अधिक से अधिक लोगों को नात्सियों से लड़ते हुए खो दे। चर्चिल को पता था कि स्टालिन के सहयोग को बनाए रखने के लिए उन्हें सोवियत संघ को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह और रूजवेल्ट नात्सी जर्मनी को यूरोप में हराने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। चर्चिल ने फ्रांस में ऐसी जगह पर एक बड़ी सेना को उतारने का विचार किया जहां वे भारी नुकसान पहुंचा सकते थे और 24 घंटे में महत्वपूर्ण क्षति कर सकते थे, फिर वापस लौट सकते थे। मूल रूप से यह एक छापा था, लेकिन एक ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर भी यह स्टालिन को संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं था, जो महसूस करते थे कि चर्चिल और रूजवेल्ट दूसरे मोर्चे पर अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे थे। हालांकि अंततः उनके पास इस बारे में कुछ करने के विकल्प सीमित थे। योजना की व्यवस्था शुरू होते ही छापेमारी के दो प्रमुख समर्थक सामने आए। सबसे अप्रत्याशित रॉयल एयर फोर्स की फाइटर कमांड थी, जिसे जर्मन लुफ्टवाफे से हवाई नियंत्रण लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1940 की गर्मी में ब्रिटेन की जीत के बाद 1941 में लड़ाकू ऑपरेशन कम हो गए, क्योंकि जर्मन बॉम्बर फ्लीट का अधिकांश हिस्सा सोवियत के खिलाफ पूर्व में स्थानांतरित हो गया था। इसलिए आरएएफ लड़ाकू अब यूरोप के ऊपर शिकार की तलाश के लिए मजबूर थे। दुर्भाग्य से स्पिटफायर्स और हैरिकेन्स में आक्रामक ऑपरेशनों के लिए जरूरी रेंज की कमी थी। फोके वुल्फ FW-190 लड़ाकू के आने से, जो स्पिटफायर मार्क 5S से भी बेहतर था, जर्मन्स ने पश्चिमी फ्रांस पर वायु प्रभुत्व पा लिया। अंग्रेजी चैनल तक फ्रांस के तट पर एक प्रमुख छापा। योजना के अनुसार यह बड़ी संख्या में जर्मन लड़ाकू विमानों को आकर्षित करेगी, जिससे फिर वे आरएएफ के लड़ाकू विमानों द्वारा मिल सकते हैं, जो काफी करीब घर से उड़ रहे होते हैं। साथ ही वे खुद को बेहतर ढंग से संगठित कर सकते थे। जानते हुए कि जर्मन किस जगह काम करेंगे, उन्होंने FW-190 से लड़ने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए मार्क 9 स्पिटफायर का उपयोग लुफ्तवाफे की लड़ाकू विमान सेना को भारी नुकसान पहुंचाने की आशा में किया। फ्रांस में हमले का दूसरा प्रमुख समर्थक और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण कनाडा सरकार और कनाडा सेना की वरिष्ठ कमांड थी। सितंबर 1929 से रॉयल कनाडियन नेवी ने जर्मन यूबोट फ्लीट के खिलाफ व्यापक युद्ध देखा था, जबकि रॉयल कनाडियन एयर फोर्स के सदस्य ब्रिटेन के युद्ध में लड़ चुके थे और अब वे जर्मनी के खिलाफ रात्रि बॉम्बर हमले का अभिन्न हिस्सा थे। हांगकांग की असफल रक्षा में भाग लेने के अलावा कनाडाई सेना ने ब्रिटिश और अमेरिकी सहयोगियों की तुलना में काफी कम कार्रवाई देखी, जिनमें से अमेरिकी सेना ने 1942 में कुछ ही महीनों तक युद्ध में भाग लिया था। हजारों कनाडियन ब्रिटेन के सहायतार्थ खतरनाक अटलांटिक क्रॉसिंग कर लड़ाई में अपनी साहसिकता साबित करने को उत्साहित थे। इसलिए सहमति बनी कि छापा मुख्य रूप से कनाडियन मामला होगा, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से किया जाएगा। हालांकि संचालन की योजना मुख्य रूप से ब्रिटिश के हाथों में रही। संयुक्त संचालन मुख्यालय ब्रिटिश युद्ध कार्यालय का संगठन था, जिसे 1940 में स्थापित किया गया था, जिसका काम ब्रिटिश सशस्त्र बलों को यूरोप के तट के खिलाफ संगठित संचालनों में समन्वय करना था। संक्षेप में उनका काम छापेमारी करना था। एडमिरल रॉजर कीज के निर्देशन में बनाया गया 27 अक्टूबर 1921 को कमांड लॉर्ड लुईस माउंटबैटन को दे दी गई, जो भावी रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप के चाचा और रॉयल नेवी में सेवारत थे। इस नई कमांड के साथ उन्हें कमोडोर की उपाधि मिली। सहयोगियों के साथ होने वाली दुर्भाग्य के बावजूद माउंटबैटन की कमांड हड़बड़ी में थी। उन्होंने कई सफल छापेमारियां की, जिनमें सेंट नजेर डॉक का नष्ट होना शामिल था, ताकि जर्मन युद्धपोत तिरपिट्स को सहयोगी काफिलों पर हमला करने से रोका जा सके। माउंटबैटन की कमांड ने युद्ध की एक साहसिक योजना बनाई, जिसमें एक पुराने ब्रिटिश नष्टकर्ता को एक विशाल तैरते हुए बम में बदला गया, जिसे स्वयंसेवक दल ने लक्ष्य तक पहुंचाया। छापेमारी सफल रही और सहयोगियों के लिए एक प्रमुख प्रचार साधन थी, जिसने माउंटबैटन को चर्चिल के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव दिलाया।
माउंटबेटन और उनके स्टाफ ने चर्चिल की छापेमारी के लिए संभावित स्थानों को संकीर्ण करने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री कई बार सहयोगी होने के बजाय बाधा साबित हुए। वे जो कार्यक्रम योजना बना रहे थे, उसके उत्साह में फंसने के बाद उन्होंने संचालन के पैमाने पर अव्यावहारिक और कभी बेतुके मांग करने लगे। अंततः चर्चिल के उत्साह को ठंडे कठोर तथ्यों के साथ संतुलित किया गया, क्योंकि लक्ष्य चयन समिति ने खुद को फ्रांस के तट के साथ 7 संभावित लक्ष्यों तक संकीर्ण किया। इन लक्ष्यों के चयन में एक महत्वपूर्ण बिंदु उनकी दक्षिणी इंग्लैंड में रॉयल एयर फोर्स बेस के निकटता थी, जहां से योद्धा और योद्धा बमबाज उतराव के समर्थन में उड़ान भर रहे होंगे। आखिरकार इन 7 विकल्पों को एक तक संक्षिप्त कर दिया गया, जो मांगे गए स्तर पर सफल हमले के लिए जरूरी सभी शर्तें पूरी करता प्रतीत हुआ। एक छोटा समुद्री शहर दीप इंग्लैंड के न्यू हेवन से मात्र 104.6 किलोमीटर दूर था, जिसका अर्थ था कि यह ब्रिटिश लड़ाकू विमानों की सुगमता से पहुंच में था और अपेक्षाकृत कम सुरक्षित था। हालांकि उल्टा पक्ष यह था कि वहां बनाए गए एक काफी नए रडार स्टेशन के अलावा वहां कोई वास्तविक रणनीतिक मूल्य नहीं मिला। आगामी छापा न केवल अपने पैमाने में अद्वितीय था, बल्कि इसका कोई स्पष्ट परिभाषित उद्देश्य भी नहीं था, सिवाय जर्मनों को मारने, उनके उपकरण और रक्षा को नष्ट करने और वापसी पूर्व यथासंभव खुफिया जानकारी एकत्रित करने के। हालांकि इसने युद्ध जीतने में छापे के व्यापक उद्देश्यों को नकार दिया। छापा एक दृढ़ जर्मन स्थिति के खिलाफ बड़ी संख्या में सैनिकों को उतारने और अधिकृत यूरोप के पूर्ण आक्रमण की रणनीति व प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने का प्रयोग होगा। सफल होने पर जर्मन अपनी सेनाओं को पूर्वी मोर्चे से यूरोप में होने वाले छापों के खिलाफ सुरक्षा के लिए भेज सकते थे। इससे चर्चिल और रूजवेल्ट को स्टालिन की नाराजगी कम करने का मौका मिल सकता था। अप्रैल 1942 को माउंटबेटन ने लक्ष्य निर्धारण समिति द्वारा सिफारिश की गई रिपोर्ट पर एक छोटा नोट तैयार किया। इसमें केवल कहा गया था कि यह चालू है। हालांकि दीप हल्की रक्षा के बावजूद एक आसान लक्ष्य नहीं था और सफल होने के लिए कम से कम 6 बटालियनों की जरूरत समझी गई। शुरुआत में ही अतिरिक्त बीमा के लिए टैंकों को योजना प्रक्रिया में शामिल किया गया। यह आर्मर्ड वाहनों द्वारा पहला एम्फीबियस हमला था। शुरू में योजना थी कि नए चर्चिल टैंकों से लैस सैनिकों को डीएप के पंखों पर उतारा जाए और फिर अंदर की ओर घुमाया जाए, लेकिन इसे छोड़ दिया गया क्योंकि डर था कि टैंकों के पहुंचने में लगने वाले समय से आश्चर्य का तत्व खो जाएगा, जो सफलता की कुंजी था। इसके बजाय डीएपे पर सीधे हमले में टैंकों का उपयोग करने का निर्णय लिया गया, लेकिन पहले भारी बमबारी और तीव्र वायु हमलों से रक्षा को कमजोर करने के लिए। इस नई योजना में ब्रिटिश पैराट्रूपर्स को बजाय पंखों पर उतारने की भी देखा जाएगा। उनका काम डीएपे के पूर्व और पश्चिम पक्ष पर समुद्री बैटरियों को चुप कराना होगा। अब ऑपरेशन रटर के नाम से जाने जाने वाले सभी में छापेमारी बल करीब 6000 सैनिकों से मिलकर बनेगा, जिनमें से 5000 से अधिक दूसरे कनाडियन डिवीजन के सदस्य थे। मेजर जनरल जे की कमान में हैमिल्टन रॉबर्ट्स, कनाडाई और 1000 ब्रिटिश सैनिक संचालन के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे और टैंक क्रू बीच उतरने का अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान एक बड़ी फ्लोटिला उन्हें डीएपे ले जाने के लिए तैयार हो रही थी। हालांकि यहां था कि रटर का मुख्य तत्व आश्चर्य फिसलने लगा। एक लुफ्टवाफे पहचान विमान ने फ्लोटिला को देखा, जर्मन कमांड को सूचित करते हुए कि कुछ बड़ा हो रहा है। आने वाले दिनों में कई जर्मन विमान निर्माण की निगरानी करते देखे जाएंगे। 13 जून 1942 में निर्णय लिया गया कि डॉर्सेट तट पर ब्रिडपोर्ट और वेस्ट बे में कनाडियनों द्वारा एक पूर्ण ड्रेस रिहर्सल किया जाए, जिन्हें डीएप की परिस्थितियों से सबसे मिलती जुलती माना गया था। कनाडा की एक्सरसाइज यूकोन योजना ठीक से नहीं चली और इसकी तैयारी में कई खामियां पाई गई। माउंटबेटन ने महसूस किया कि वे रटर को स्थान देने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने ऑपरेशन को स्थगित कर दिया और एक और रिहर्सल का आदेश दिया, जिसे यूकोन 2 कहा गया, जो 23 जून को होने वाला था। तब तक पहली एक्सरसाइज की गलतियों से सीख ली जाएगी। यूकोन 2 सुधार था।
बीच के दिनों में पुरुषों ने कठिन प्रशिक्षण लिया था और हालांकि कुछ चिंताएं थीं, माउंटबेटन को रटर को आगे बढ़ाने में आत्मविश्वास था। द्वितीय कनाडियन डिवीजन के अधिकारियों को अभी ही बताया गया था कि प्रशिक्षण एक वास्तविक ऑपरेशन के लिए था, जबकि सैनिकों को 2 जुलाई को ट्रूप शिप्स पर चढ़ने से ठीक पहले सूचित किया गया। उनमें आत्मविश्वास ऊंचा था, लेकिन पहले से ही भाग्य हस्तक्षेप कर रहा था। अंग्रेजी चैनल में मौसम अपने आम अनिश्चित स्वरूप को साबित कर रहा था, क्योंकि एक तूफान आ रहा था जिसने संचालन को जुलाई 7वें तक विलंबित करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इससे नई समस्याएं पैदा हुई, क्योंकि उस दिन द्वीप में दूसरी ज्वार देर से आने वाली थी, जिससे जर्मनों को अतिरिक्त 3 घंटे मिलते ताकि वे बड़ी फौज लाकर समुद्र तट पर फंसे टैंकों पर हमला कर सके, जो टैंक लैंडिंग क्राफ्ट के आने और उन्हें बचाने के लिए पानी की गहराई का इंतजार कर रहे थे। इसलिए माउंटबेटन ने निर्णय लिया कि द्वीप में मूल 2 की बजाय केवल एक ज्वार को कवर करने के लिए छापा छोटा कर दिया जाएगा। अतः हमलावर बल को 12 घंटों में अधिकतम संभव क्षति पहुंचानी और जासूसी डेटा हासिल करना होगा, मूल 24 घंटों के विपरीत। फिर जुलाई के 7वें की सुबह के पहले घंटों में जब बल इस नई छोटी छापा के लिए तैयार होने लगा, तो लुफ्तवाफे फ्लोटिला के आकाश में दिखाई दिया। 4 FW-190 ने 500 किलोग्राम के बम के साथ ट्रूप जहाजों हर मैजेस्टीज शिप प्रिंसेस ऑस्ट्रेड और हर मैजेस्टीज शिप प्रिंसेस शार्लेट पर यारमाउथ रोड्स में बैठे हुए जाने के आदेश का इंतजार करते हुए हमला किया। दोनों जहाजों को भारी नुकसान हुआ और खराब मौसम के कारण माउंटबेटन को रटर अभियान रद्द करना पड़ा। हमलावर बल थके हुए, निराश और कई समुद्री बीमारी से पीड़ित होकर अपने ट्रूप जहाजों में कई दिनों तक अस्थिर जलों पर लुढ़कते हुए अपने बैरेक्स में वापस लौटे। माउंटबेटन की योजना का विफल होना शुरुआत से पहले ही केवल एक सैन्य प्रयास के रद्द होने से कहीं अधिक नकारात्मक असर डाला। स्पष्ट है, स्टालिन खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वह सुपर साइज छापा नहीं मिला जो वादा किया गया था, जिसे वे दूसरे मोर्चे की जगह चाहते थे। हालांकि अमेरिकी वृत्तों से चिंताएं थीं कि उनके एंग्लो कनाडियन सहयोगियों की महत्वपूर्ण संचालन चलाने की क्षमता पर सवाल उठ रहे थे। इससे यह भी सवाल उठा कि क्या यह अमेरिका के हित में था कि वे रूजवेल्ट की जर्मनी को जापान से अधिक प्राथमिकता देने की नीति का पालन करें। अंततः डर था कि जर्मनों को अब पता लग गया था कि अधिकृत फ्रांस के खिलाफ एक बड़ा अभियान संभवतः बिगड़ रहा है, जो उन्हें पूर्व की ओर अपनी सुरक्षा में कमी करके अधिक सैनिक भेजने के लिए प्रेरित कर सकता था। संक्षेप में, वही जो चर्चिल उम्मीद कर रहे थे, उसका ठीक विपरीत। इसलिए ऑपरेशन रटर को जल्द से जल्द पुनर्जीवित और पुनः अनुसूचित करने का निर्णय लिया गया, जिसे मध्य अगस्त के लिए निर्धारित किया गया था। इस बीच कुछ पहलुओं में योजना को थोड़ा सा बदल दिया गया था। उदाहरण के लिए पैराट्रूपर्स का उपयोग सिविलियन हताहतों के डर से रॉयल एयर फोर्स द्वारा प्रहार पूर्व बमबारी की तरह छोड़ दिया गया था। पूर्व के मामले में पैराट्रूपर्स की जगह कमांडो लेंगे, जो समुद्र के रास्ते शेष छापामार बल के साथ जाएंगे। द्वीपे की सहायक तटीय बैटरियों को नष्ट करना कमांडो बल का नियमित काम था, इसलिए इस संदर्भ में चिंता कम थी। लेकिन रॉयल एयर फोर्स द्वारा पूर्व छापामारी बमबारी की कमी अधिक चिंताजनक थी, खासकर जब रॉयल नेवी ने अपनी किसी भी युद्धपोतों या युद्ध नौकाओं को अपनी भारी आग के साथ संचालन में भाग लेने से मना कर दिया। सेवा अभी भी पर्ल हार्बर पर हमले के 3 दिन बाद जापानी विमानों द्वारा हर मैजेस्टीज शिप रिपल्स और हर मैजेस्टीज शिप प्रिंस ऑफ वेल्स के नष्ट होने से चक्कर में थी, और उसने इंग्लिश चैनल में दोहराना नहीं चाहता था। इसके बजाय छापे के लिए रॉयल एयर फोर्स के लड़ाकू बॉम्बर विमान निकटस्थ सहायता देंगे और 8 डिस्ट्रॉयर की सीमित फायरिंग क्षमता का उपयोग होगा। छापेमारी में शामिल होने वाली एक अतिरिक्त इकाई थी, कुछ 50 यूएस आर्मी रेंजर्स। उनका समावेश स्पष्ट रूप से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की अनुरोध पर था, जो चाहते थे यूएस सेना को पश्चिमी यूरोप में कार्रवाई में देखा जाना चाहिए। छापा अब ऑपरेशन जुबली के तहत 18 अगस्त 1942 को किया जाएगा। छापेमारी बल फिर से एकत्रित हुआ और उनका लक्ष्य स्पष्ट किया गया। द्वीप
चैनल पार करते हुए छापेमारी बल और उनके एस्कॉर्ट्स को उनके लक्ष्यों और ऑपरेशन की आगे की योजना पर विस्तृत ब्रीफिंग मिली। उन्हें 6 रंगीन समुद्र तटों पर उतरना था। हर तट की पहचान अलग रंग से की गई थी। डीएफ के पूर्व और पश्चिम में पीले और नारंगी समुद्र तट थे, जहां ब्रिटिश कमांडो इकाइयां 3 और 4 उतरेंगी, तटीय बैटरी को नष्ट करते हुए। उनकी संख्या में 3 फ्रेंच कमांडो की छोटी सेनाएं और 50 अमेरिकी कमांडो शामिल थे। आर्मी रेंजर्स। ऑरेंज बीच और डीप खुद के बीच में ग्रीन बीच था, जिस पर कनाडा की साउथ सस्काचेवान रेजिमेंट और कैमरून हाईलैंडर्स ऑफ कनाडा का हमला होगा। उनका लक्ष्य पोरविल के जर्मन रक्षक थे, जो डीप के पूर्व की सुरक्षा करते थे। समानांतर रूप से येलो और डीप बीच के बीच स्थित ब्लू बीच पर कनाडा की रॉयल रेजिमेंट और ब्लैक वॉच द्वारा हमला होगा, ताकि पुए की जर्मन स्थितियों को चुप कराया जा सके। डीप के खिलाफ अभियान का मुख्य धक्का व्हाइट और रेड बीचों पर होगा, और इसे रॉयल हैमिल्टन लाइट इन्फेंट्री, एसेक्स स्कॉटिश फ्यूजिलियर्स मोंट रॉयल, 14वीं कनेडियन आर्मी टैंक रेजिमेंट और ब्रिटिश रॉयल मरीने कमांडो द्वारा संचालित किया जाएगा। उन्हें बीच से लड़ते हुए समुद्री दीवार के ऊपर और डीप में जर्मन सैनिकों को भगाने और वापसी से पहले जर्मन रक्षा के नष्ट होने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया था। शुरुआत से ही इस बार जीत की अधिक उम्मीद थी, पर संघीय सैनिकों को पता नहीं था कि जैसे जैसे वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे थे, किस्मत फिर से उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। शुरुआती खुफिया जानकारी का उपयोग किया गया था, जो रटर के बाद पुरानी हो गई थी। जर्मनों को पता था कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने फ्रांस में तैयारी बढ़ा दी, उम्मीद करते हुए कि एक बड़े पैमाने पर छापा होगा, शायद उनके यू बोट पेंस में से एक पर। हालांकि उनका सबसे बड़ा संकेत तब आया जब जर्मन खुफिया ने प्रतिरोध में एक दोहरे एजेंट को शामिल किया, जिसने डीएफ के आसपास संघीय रुचि का पता लगाया, लेकिन वे इसका महत्व समझने में विफल रहे। डीएफ की सुरक्षा वेहरमाख्त की 302वीं पैदल सेना डिवीजन द्वारा की जा रही थी, जिसे खुफिया विशेष इकाई नहीं मानते थे। पूर्वी मोर्चे पर घटनाओं के पैमाने को देखते हुए 302 वहां की पंक्तियों को पूरी ताकत लाने के लिए अधिकृत या प्रो एक्सिस देशों से बहुत सारे गैर जर्मन स्वयंसेवकों से भरना पड़ा। जर्मन सेनाओं को बेल्जियम, चेक और फ्रांसीसी हथियारों के साथ काम करना पड़ा, जबकि उनकी आपूर्ति टीमें घोड़ा खींचे गाड़ियों पर निर्भर थी। वे भारी दुर्गों के पीछे खुदाई किए गए थे और अमियांस में पैंजर सहित महत्वपूर्ण पुनर्वास का अनुरोध कर सके। लुफ्तवाफे ने ब्रिटिश और अमेरिकी बमबारी विमानों को छापे के शुरू होते ही आसपास के हवाई अड्डों पर हमला करने का आदेश दिया, ताकि वे जमीन पर जितना संभव हो लुफ्तवाफे विमानों को नष्ट कर सके। रेडियो मौन अवस्था में काम करते हुए फ्लोटिला, जिसमें सैनिक जहाजों और नष्ट करने वालों से लेकर उत्तरण नौकाओं और गनबोट्स तक विभिन्न आकारों की लगभग 237 जहाज शामिल थे, उन्हें समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर समय सारणी का पालन करना था। उन्होंने सफलतापूर्वक एक जर्मन निर्मित माइनफील्ड का नेविगेशन किया, जिसे रॉयल नेवी ने पहले ही गुप्त रूप से साफ कर दिया था, और 300 घंटे में सैनिक अपनी उत्तरण नौका से अस्तित्व में आने लगे, जो 10 मील दूर थी। यह दूरी जरूरी थी ताकि जर्मन तटीय रडार बड़े सैनिक जहाजों का पता न लगा सके। हालांकि इंग्लैंड में वापस ब्रिटिश रडार ऑपरेटर स्वयं फ्रांसीसी तट की ओर बुलोन से फ्लोटिला की ओर बड़ी संख्या में वस्तुओं का ट्रैकिंग कर रहे थे। वस्तुएं एक छोटी जर्मन तटीय कार्रवाई थी जो अंधेरे में समुद्री यात्रा कर रही थी, जिसे 3 जर्मन नौसेना के पनडुब्बी चेसर्स द्वारा सुरक्षित किया गया था, और उनका गंतव्य डीएफ था। जर्मन जहाजों ने फ्लोटिला के पूर्वी भाग पर अचानक हमला किया, जिसमें लगभग 20 पुरुषों वाली 23 अवतरण नावें शामिल थीं। 3 कमांडो, 2 एस्कॉर्ट गनबोट और 2 नष्ट करने वाले। ब्रिटिश गनबोट्स और जर्मन पनडुब्बी चेसर्स ने एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन नष्ट करने वालों ने कुछ नहीं किया। भ्रम में और उनकी स्थिति से बहुत आगे, उन्होंने मान लिया कि आने वाली आग किनारे से आ रही थी। युद्ध में एक जर्मन पनडुब्बी चेसर डूब गया, परंतु नुकसान हो चुका था।
कई उत्तरण नौकाएं डूब गईं या अक्षम हो गई, जबकि बाकी विनाश से बचने के लिए बिखर गए। अब वेहरमख्त को निश्चित रूप से पता चल गया था कि रेडर्स आ रहे हैं। सिर्फ 18 कमांडो डीएफ की पूर्वी फ्लैंक पर 450 घंटे पर येलो बीच पर समय पर उतरे। सहयोगी जहाजों पर जर्मनों के हमले नाकाम रहने के बाद उन्होंने स्नाइपिंग द्वारा उनके संचालन को बाधित करने का फैसला लिया। यह रणनीति सफल रही क्योंकि संचालन के दौरान किसी सहयोगी नौका को क्षति नहीं पहुंची। तुलना में पश्चिमी फ्लैंक पर नंबर 4 कमांडो, साथ में 50 अमेरिकी आर्मी रेंजर्स ने ऑन रेंज बीच पर लगभग दोष रहित छापा मारा और बैटरी की ओर बढ़े। नंबर में मेजर पैट्रिक पोर्टियस 4 कमांडो के एक सदस्य थे, जिन्हें एक जर्मन सैनिक ने निकट सीमा पर हाथ और ऊपरी बांह में गोली मारी। इसके बावजूद उन्होंने अपने हमलावर पर हमला कर उसे बेयोनेट से मार डाला। गणों पर हमले में एक और वरिष्ठ अधिकारी की मौत। पोर्टियस ने गोलीबारी के बीच अपने लोगों का नेतृत्व करते हुए खुले मैदान में हमले का संचालन किया। दूसरी बार गोली लगने के बावजूद उन्होंने डरे बिना आगे बढ़ा, जब तक अंत में जैसे ही गन ब्रिटिश के हाथ में आ गई, उन्होंने खून की कमी से बेहोश हो गए। लेकिन बाद में उन्हें निकाल लिया जाएगा और उन्हें उनके कार्यों के लिए विक्टोरिया क्रॉस मिलेगा, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सर्वोच्च साहसिकता पुरस्कार। ग्रीन बीच पर उतरते समय दक्षिण सस्काचेवान रेजिमेंट ने रात में पोरविल के जर्मनों पर कुछ आकस्मिकता हासिल की, परंतु जब वे इकट्ठा हुए उन्होंने पाया कि कुछ सैनिकों ने अपनी लैंडिंग नाव को नदी के गलत किनारे उतारा था। प्रारंभिक उद्देश्य प्राप्त होने के बावजूद अब लक्ष्य दोनों समूहों को जोड़ना था, पर उतरने वाले समुद्र तट की दोनों ओर की चट्टानों पर बैठे जर्मनों की आग से विनाश हुआ। रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सीसिल मेरिट चुनौती का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए और अपना हेलमेट हिलाया। उन्होंने अपने लोगों को बताया कि कुछ भी गलत नहीं है और बस पुल पार करके उनका पीछा करने को कहा। फिर मेरिट ने अपनी सेना और कैमरॉन हाईलैंडर्स के कुछ भागों के साथ पहाड़ी पर हमला किया। इकाई के पाइपर अभी भी बजा रहे थे, लेकिन कुछ 2 किलोमीटर अंदर धकेलने के बावजूद उन्हें भारी प्रतिरोध मिला और वापस समुद्र तट पर जाना पड़ा। ग्रीन बीच पर उतरने वालों में एक आरएफ फ्लाइट सार्जेंट जैक निसेंथल था। उन्हें और कुछ कनाडियन बॉडीगार्ड्स को पॉरविल के नए जर्मन रडार स्टेशन को पकड़ने और उसकी क्षमताओं पर जानकारी जुटाने का काम दिया गया था। इसमें विफल होने के बाद निसेंथल ने रडार स्टेशन के टेलीफोन तार काट दिए, जिससे जर्मन ऑपरेटर्स को रेडियो संचार का सहारा लेना पड़ा। इससे एलाइड खुफिया रडार स्टेशन का प्रदर्शन जान सकती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने योजना बनाई थी वैसे नहीं। निसेंथल को मिशन के लिए चुना गया था क्योंकि वह रडार प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ थे, लेकिन डर था कि अगर वह पकड़े गए तो यातना से उनकी जानकारी निकाल ली जाएगी। इसलिए उन्हें एक साइनाइड गोली दी गई थी अगर स्थिति निराशाजनक हो जाए। उसके विफल होने पर उसके अंगरक्षकों को उसे गोली मारने का आदेश था। इसी बीच ब्लू बीच पर कनाडा की रॉयल रेजिमेंट और ब्लैक वॉच के सैनिक साथ में एक तोपखाना विभाजन एक भयानक शुरुआत कर चुके थे। उतराई योजना के लगभग आधे घंटे बाद रॉयल एयर फोर्स द्वारा तैयार धुआं घट चुका था, जिससे वे नजदीकी चट्टान के शीर्ष पर स्थित जर्मन पिल बॉक्स की आग के प्रति उजागर हो गए थे। विश्व युद्ध पहला में सैनिकों के ऊपर जाने की याद दिलाने वाले दृश्य में बीच शवों के एक गड़बड़ी में बदल गया, जबकि कनाडा के सैनिक जर्मन मशीन गन और मोर्टार आग से निर्दयता से काट दिए गए। कुछ सैनिकों ने चट्टानों को पार करने में सफलता पाई, परंतु वे सुबह भर युद्ध में फंसे रहे, न तो आगे बढ़ पाए और न ही पीछे हट सके। जैसे ही डीएपी के पंखों के लिए युद्ध शुरू हुआ, रॉयल नेवी और एयर फोर्स ने जर्मन स्थितियों की बमबारी करके लाल और सफेद समुद्र तटों की तैयारी शुरू कर दी, जहां मुख्य बल उतरेगा। हरिकेन फाइटर बॉम्बर्स ने जर्मन सेनाओं पर बमबारी कर उन्हें पूर्व की चट्टानों और समुद्र तट के पास खुदाई किए गए उनके पास तक पीछे हटा दिया, उत्तरण नाव के आगमन को छिपाने के लिए धुआं छोड़ने से पहले। योजना के मुताबिक उत्तरण शुरू होते ही टैंकों को तैनात करना था, लेकिन दुर्भाग्यवश टैंक उत्तरण में देरी हुई। इससे पैदल सेना बिना आर्मर समर्थन के उत्तरित हुई। ब्रिटिश विमान रवाना होने पर जर्मनों ने पुनर्गठन किया और उत्तरण क्षेत्रों पर खुलकर आग की,
दर्जनों आदमी जर्मन मशीन गन की आग में गिरने लगे। एक समय में कई लोग अपनी उत्तरण नाव से बाहर निकलते ही लक्ष्य बन गए। चट्टानों पर स्थित जर्मन स्थितियों और शहर में एक पूर्व कैसीनो से, जिसे मजबूत बनाया गया था और एक अस्थायी किला में बदल दिया गया था। जिन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, उन्हें अक्सर उन लोगों के शरीरों के ऊपर चढ़ना पड़ता था जिन्हें वे भाई की तरह जानते थे, लेकिन अब वे निर्जीव लाशें थीं। सर्जेंट जॉन लीगेट ने बाद में याद किया, हमें बस दीवार के करीब रहना पड़ा। क्रॉसफायर के कारण दीवार के 2 फीट के भीतर जाना या उसका सामना करना नामुमकिन हो गया था। घायलों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हमारे चारों ओर गिरते मोर्टार बमों से बचने की कोई सुरक्षा नहीं थी। आदेश देना, कुछ करने की कोशिश करना, यह सब असंभव था और यह हर आदमी खुद के लिए हो गया। अंततः कनाडियन बीच की समुद्री दीवार के पीछे दबे हुए सैनिकों के लिए 14वीं कनाडियन सेना रेजिमेंट के चर्चिल टैंक पहुंचकर राहत देंगे, परंतु तब तक गंभीर क्षति हो चुकी थी। दुखद बात है, टैंकों की आगमन ने कनाडियनों के पक्ष में ज्वार बदलने में थोड़ा ही योगदान किया। बीचों पर उन्होंने 23 चर्चिल टैंक उतारे, जो कि योजनाबद्ध से कम थे, और इनमें से 2 गहरे पानी में डूब गए और आगे के 12 टैंक असमर्थ हो गए जब वे बीच के नरम शिंगल में फंस गए। फिर भी 15 टैंकों ने समुद्री दीवार पार की, लेकिन जर्मनों द्वारा रखी गई कई बाधाओं के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। रॉयल हैमिल्टन लाइट इन्फेंट्री के उत्तरजीवियों ने जर्मन रक्षा पंक्ति को पार कर शहर में प्रवेश किया, लेकिन टैंकों के बिना आगे बढ़ना आत्मघाती था, इसलिए उन्होंने बीच की ओर वापसी शुरू की। समुद्री दीवार के पीछे फंसे कर्नल बॉब लैबोर्ट, रॉयल हैमिल्टन लाइट इन्फेंट्री के कमांडिंग अधिकारी, मेजर जनरल रॉबर्ट्स को स्थिति की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका क्षतिग्रस्त रेडियो के कारण संदेश गड़बड़ हो गए। रॉबर्ट्स ने ब्रेकआउट मानकर मॉन्ट्रियल फ्यूजिलियर्स और ब्रिटिश रॉयल मरीन्स के एक कमांडो के रूप में अपने रिजर्व तैनात किए। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने पूर्ववर्ती सैनिकों का भाग्य साझा किया। कई लोग समुद्र तट पर कदम रखते ही मारे गए। उत्तर पश्चिमी फ्रांस में लगभग सभी जर्मन सेनाओं को छापे के बारे में सूचित कर दिया गया था और अब दीएपे को शीघ्र पुनर्वितरण भेजने की हलचल थी। इसके अलावा लुफ्तवाफे ने समुद्र तट पर हमला करने के लिए विमान उड़ाने शुरू कर दिए, जहां उन्हें भारी ब्रिटिश लड़ाकू विमानों का सामना करना पड़ा, जबकि जर्मन नौसेना ने भी उच्च गति वाली ई नावें तैनात की, जिसका प्रयास था कि वे जहाजों के जलदोल को टॉर्पीडो करें। लेकिन आरएएफ हेरिकेन्स इन जहाजों पर उतारने लगे, उन्हें गोली मार दिए जब तक वे दीएपे के तट तक पहुंच सकते थे। 8:30 तक दिन समाप्त हो गया था। ब्लू बीच पर बचे लोग जर्मन रक्षकों को आत्मसमर्पण करने लगे। सुबह में पॉवविल में कैमरून हाईलैंडर्स और साउथ सस्काचेवान रेजिमेंट ने हरे बीच की ओर वापसी में एक गतिशील लड़ाई में भाग लिया। हालांकि यह स्पष्ट था कि वहां पहुंचने का कोई भी प्रयास आत्महत्या के बराबर होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मेरिट ने जर्मनों को रोकने के लिए एक छोटी सेना का नेतृत्व किया, ताकि उनके साथी जितना संभव हो सके भाग सके। समुद्र तट से बाहर निकलने वालों में फ्लाइट सार्जेंट निस सेंथोर भी शामिल थे। मेरिट को बाद में पकड़ा जाएगा जब वह और उनके साथी और नहीं लड़ पाए, परंतु उनके साहस के लिए उन्हें दूसरा विक्टोरिया क्रॉस मिलेगा। 2 मुख्य समुद्र तटों पर जर्मनों ने देर सुबह तक कनाडियनों पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जब वे जीवित रहने वाले लोगों को अपने अलावा कोई विकल्प नहीं मिला, लेकिन समर्पण करने के अलावा। मेजर फोर्ब्स वेस्ट को समुद्री दीवार के पास पैर में गोली लगी और पकड़े जाने पर वे हिलने में असमर्थ थे। जर्मनों ने अघायल कनाडियनों को अपने घायल साथियों, जिनमें वेस्ट भी शामिल थे, को इकट्ठा करने दिया, ताकि उन्हें युद्ध के बंदी के रूप में समुद्र तट से हटाकर चिकित्सा सहायता दी जा सके। फिर रॉयल एयरफोर्स फाइटर बॉम्बर्स के हमले की गर्जना हवा में गूंजने लगी। वेस्ट ने कहा कि हमारे पास इसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। लड़कों, सब कुछ खत्म हो गया है और जर्मन हमें मार नहीं रहे हैं। जर्मनों ने घायलों को उठाने में मदद करने वालों को समुद्र तट से हटने को कहा। ज्वार आया और कुछ घायल लोग ज्वार के साथ बह गए। हमला रक्त स्नान में बदल रहा था। जितना संभव हो
उतने पुरुषों को स्थानांतरित करने की कोशिश हुई। उत्तरण नौका जो उन्हें लाई थी वह भी जर्मन रक्षा द्वारा नष्ट हो गई थी, जिसमें आकाश में लुफ्टवाफे विमान शामिल थे। रैफ फाइटर कमांड की योजना जितना संभव हो सके जर्मन विमानों को आकर्षित करने में सफल रही, लेकिन यह भयानक रूप से विफल हुई जब जर्मन लड़ाकू विमानों ने ब्रिटिश, कनाडियन और अमेरिकी दस्तों को चीर दिया, जिससे केवल कुछ समुद्री उत्तरण नौकाओं पर ही भागना संभव रहा। किनारे पर पहुंचे सभी चर्चिल टैंक सहित कोई भी उपकरण जो स्थान घेरता था उसे छोड़ दिया गया। कई उत्तरण नौकाएं ओवरलोड और क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ डूब रही थी, पर थोड़े ही सैनिकों को फर्क पड़ा। यह डीएप के समुद्र तट के नरक से बाहर निकलने का एक तरीका था, भले ही इसमें जर्मन मोर्टार, मशीन गन और विमानों का सामना करना पड़े। 1400 घंटों बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। जुबली ऑपरेशन हेतु नियुक्त 10,500 सेना, नौसेना एवं वायुसेना के सैनिकों का 4,000 से अधिक को मार दिया गया, घायल किया गया या बंदी बनाया गया। कनाडियंस ने अकेले अपने कुल बल का 2/3 खो दिया। 907 मारे गए और 1946 पकड़े गए। शुरू में दोष अनुचित रूप से मेजर जनरल रॉबर्ट्स पर गिरा और उन्हें फिर कभी मैदान में सेना की कमांड नहीं करने दी गई। हवा में आरएएफ ने 106 विमान खो दिए, जबकि केवल लगभग 48 जर्मनों को नीचे गिराया। चोट पर नमक छिड़कने वाली बात यह थी कि खोए गए आरएएफ के 6 विमानों का निपटारा मित्रीय आग के कारण हुआ, जबकि भारी भ्रमर छाया हुआ था और डोवर की 3 उच्च गति वाली बचाव नावें भी खो गईं, जो चैनल में बमबारी करने वाले गिरे हुए उड़ान भरने की कोशिश कर रही थी। योद्धा कमांड द्वारा डीएप से लिए गए एकमात्र बचाव यह था कि नया मार्क 9 स्पिटफायर एफडब्ल्यू 190 के बराबर था। हालांकि इंग्लैंड के आधारों से डीएप पर काम करने से स्पिटफायर पायलटों के पास अक्सर लड़ाई के लिए सिर्फ 5-10 मिनट का ईंधन होता था, जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती थी। संक्षेप में 30 उत्तरण नावें पूरी तरह नष्ट हो गई और कई अन्य विभिन्न स्तर की क्षतिग्रस्त हुई। इसमें रॉयल नेवी डेस्ट्रॉयर HMS बर्कले की हानि भी शामिल थी, जिसे जर्मन विमानों ने क्षतिग्रस्त किया और बाद में घायलों को वापस ब्रिटेन ले जाते समय डुबो दिया गया। हमले समाप्त होने के तुरंत बाद चर्चिल और माउंटबैटन दोनों की तरफ से ऐसी घटनाओं पर एक स्पिन डालने की कोशिश थी जो उन्हें सकारात्मक रोशनी में दिखाती। पहले, हमले को महंगी जीत घोषित किया गया, लेकिन जनता को धोखा नहीं दिया गया, और इसलिए जब सच्चाई सामने आई तो दोनों ने डीएप के अनुभव को एक आवश्यक पाठ माना, जिससे समुद्र से फ्रांस के पूर्ण रूप से संघीय आक्रमण के साथ नात्सी अत्याचार के खिलाफ महान धर्मयुद्ध शुरू हो सकता था। चर्चिल ठंडे तरीके से यह कहने में आगे बढ़ जाते हैं कि ऑपरेशन जुबली के पार्ट इतने महत्वपूर्ण थे कि हमला अंतिम विजय के लिए कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। माउंटबेटन ने युद्ध के बाद कहा कि नॉर्मेंडी की लड़ाई डीएप के समुद्र तट पर जीती गई थी। इस बात में उन्हें कोई संदेह नहीं था। डीएप में एक व्यक्ति की मृत्यु से नॉर्मेंडी में 1944 में कम से कम 10 अन्य लोगों की जान बचाई गई होगी। डी-डे की योजना बनाते समय डीएप की गहन जांच की गई थी ताकि पिछली गलतियां न दोहराई जाए। हालांकि माउंटबेटन और उनकी टीम जुबली की कमियों से परिचित थे और उन्हें सुधारने के बजाय आश्चर्य के तत्वों से छिपाने का निर्णय लिया, बिना किसी बैकअप योजना के। इसका एक उदाहरण है कि बड़े युद्धपोतों से भारी नौसेना गण समर्थन की कमी, नष्टकर्ता एस्कॉर्ट बल की तोपें जो जर्मन तटीय बैटरियों से कहीं छोटी कैलिबर की थी और कुछ मजबूत जर्मन दुर्गों के खिलाफ थोड़ी सहायता करने वाली थी। अन्य विफलताएं थीं रटर और जुबिली के बीच जर्मनी की तैयारियों के बारे में अद्यतित खुफिया जानकारी का अभाव, भारी विमानों द्वारा पूर्व छापा बमबारी की कमी और डीएप तटों पर टैंकों के प्रदर्शन की वास्तविक जांच का अभाव। युद्ध के बाद डीएप छापे में भूमिका के लिए माउंटबेटन कनाडा में अप्रिय व्यक्ति बने रहे। हालांकि सभी कमियों के लिए किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कनाडा वासियों के लिए डीएप का महत्व ब्रिटेन में सोम, ऑस्ट्रेलिया में गलापागली और अमेरिका में इवो जिमा जैसा है। अंततः
सभी राजनीति, विचारधारा और आवश्यकता की बहसों के बाद युद्ध की कहानी मनुष्य की दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की क्षमता की कहानी बन जाती है।